आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के लास्ट के दो वंश के बारे में बात करेंगे, जो है सैयद वंश और लोदी वंश। ये दो वंश जो हैं ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सैयद वंश खास करके, लोदी वंश में तो कुछ कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे सिकंदर लोदी, अभी आगे हम पढ़ेंगे बहलोल लोदी। सैयद वंश के जो शासक रहे उनका जो कार्यकाल था वो कुछ ज़्यादा समय तक का नहीं था और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कार्य उनके शासन में हुए नहीं थे, इसलिए क्विकली इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सैयद वंश का जो शासनकाल है वो 1414 से 1451 ईस्वी तक का रहा। सैयद वंश का संस्थापक हिज्र खां था और इसने रैयत आला की उपाधि ली थी। सुल्तान की उपाधि हटाकर इसने रैयत आला की उपाधि धारण करी। हटाकर मतलब उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, रैयत आला की उपाधि ली। संस्थापक इसका जो खिज्र खां था ये तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, इससे पहले हमने पढ़ा है तुगलक वंश के टाइम में, लास्ट में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था दिल्ली पर। तो ये खिज्र खां जो था वो तैमूर लंग का एक सेनापति था। इसकी मृत्यु हो जाती है 1421 ईस्वी में। उसके बाद इसका पुत्र मुबारक खां गद्दी में बैठता है और जिसने शाह की उपाधि ली थी, मुबारक शाह या मुबारक खां हम कहें। और सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। ये याद रखने वाली बात है, आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था और इसकी स्थापना, सैयद वंश की जो स्थापना थी वो की थी खिज्र खां ने। तो अब हम इसके दूसरे शासक यानी मुबारक शाह के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कुछ इसका इम्पोर्टेंट है। मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहता था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ये एक लेखक कह सकते हैं हम इसको, जिसने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की। तारीख़ ए मुबारक शाही क्या है? ये एक ऐसी किताब है जिसमें सैयद वंश के बारे में जानकारी दी हुई है, तो उसने इसकी रचना करी थी। और मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना करी। तो मुबारकबाद शहर की स्थापना किसने करी? अगर क्वेश्चन आता है तो वो करी थी मुबारक शाह ने, जो सैयद वंश का दूसरा शासक था। और ये जो शहर है, ये जो नगर है, ये यमुना नदी के किनारे पे था। तो इससे आगे अब हम बात करेंगे लोदी वंश की। सैयद वंश यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन शाह खिलजी। लोदी वंश की अगर हम बात करें तो 1451 ईस्वी से 1526 तक का इसका शासनकाल रहा। लोदी वंश की जो स्थापना थी वो करी थी बहलोल लोदी ने। यहीं पर पे हम इसको लिख लेते हैं, मैंने पीपीटी पूरी नहीं बनाई हुई है। बहलोल लोदी, वैसे सबने एक एक बार तो इसको पढ़ा ही होता है, तो इतना कुछ नहीं इसमें। तो लोदी वंश का संस्थापक, सॉरी लिखने में भी डिफ़िकल्टी है थोड़ी, बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। इसका जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1451 से 1489 तक। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो शासक था वो बहलोल लोदी ही था। सबसे ज़्यादा टाइम तक जिसने दिल्ली में राज किया है वो बहलोल लोदी ने किया है। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहता था। मकसद ए अली, अपने सरदारों को ये मकसद अली करके बुलाया करता था और उनकी काफ़ी इज्जत करता था अपने सरदारों की। यानी अपने से जो इसके नीचे थे, जो इसका हर चीज़ देखा करते थे, उनकी काफ़ी इज्जत करता था। उसका एक एग्जांपल ये है कि जब उसके जो सरदार थे वो खड़े रहते थे तो वो खुद भी खड़ा हो जाता था। जैसे सभा होती थी, वो लोग इसके लिए रिस्पेक्ट, एक तरीके से रिस्पेक्ट करने के लिए वो लोग खड़े होते थे, तो ये अपना भी खड़ा हो जाता था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्के चलाए थे। बहलोली सिक्के जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत भी बहलोल लोदी ने ही करी थी। और दिल्ली पर प्रथम अफ़गान राज्य की स्थापना करने का श्रेय भी बहलोल लोदी को ही जाता है। ये सब अफ़गानिस्तान से आए हुए थे या अफ़गानी शासक रहे हैं। तो प्रथम अफ़गान राज्य की स्थापना जिसने दिल्ली में करी वो था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद 1489 में इसका पुत्र सिकंदर लोदी गद्दी में बैठता है। तो दूसरा शासक जो लोदी वंश का रहा बहलोल के बाद वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी
जिसने शाह की उपाधि धारण करी थी। सुल्तान सिकंदर शाह लोदी इसको बोला जाता था। तो इसके बाद गद्दी में बैठता है सिकंदर शाह लोदी, जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर शाह लोदी ने। आगरा। इसने भूमि के लिए मापन के लिए भी पैमाना का प्रचलन करा, जिसका नाम रखा गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी। भूमि नापने के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी, इसका प्रचलन भी सिकंदर लोदी ने करा। नाम से पता चल जाएगा अगर ऑप्शन में आता है। गजे सिकंदरी का प्रचलन किस शासक द्वारा करा गया? तो वो था सिकंदर शाह लोदी। और कहीं की गजे सिकंदरी क्या था? तो वो था भूमि नापने का एक पैमाना। इसने अपनी कुछ कुछ कविताएं भी लिखी हैं, जो लिखी हैं फारसी में। उसमें से एक है गुल, और इन सारी किताबों को या कविताओं को ये कहता था गुल रुखी, या उनका जो शीर्षक ये रखता था वो था गुल रुखी। गुल रुखी। फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था सिकंदर लोदी। और जब इसने आगरा शहर की स्थापना करी तो इसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। और इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ। वो ग्रंथ था फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी यानी एक आयुर्वेदिक बुक थी, आयुर्वेद ग्रंथ था एक, जिसका फारसी में इसने अनुवाद करवाया था और उसका नाम लिखा था फरंगे सिकंदरी। हमने इससे पहले जाना था कैसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कराया गया था। पता नहीं ये कितना सच है कि नहीं है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कराया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो सिकंदर लोदी ने भी ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्तियां थी, कहा जाता है कि उसने उन मूर्तियों को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। यानी जो कसाई होते थे उनको उसने सारे जो मंदिर की मूर्तियों के जो टुकड़े थे वो मांस को तोलने के लिए, जैसे क्या होता है तोलने के लिए बाट रखे जाते थे ना, जैसे 1 kg 2 kg का 5 किलो का, ऐसे करके वो बनवा के कहा जाता है कि वहाँ की मूर्ति को तोड़ के उसने मांस तोलने के लिए दे दिया था। फिर हम देखते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है 1517 में। सिकंदर लोदी की गले की बीमारी के कारण ये मारा जाता है और नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह लोदी सत्ता में आता है, वो गद्दी में बैठता है। इब्राहिम शाह जिसने भी शाह की उपाधि ली थी, इब्राहिम लोदी जिसने शाह की उपाधि धारण करी थी, आगरा में सिंहासन में बैठता है इसकी मृत्यु के पश्चात। अब हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी में बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो युद्ध हम पढ़ते हैं, बहुत बार पूछा गया है और बहुत कॉमन है। एक सेकेंड, वो है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, ठीक है, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं इब्राहिम लोदी ऐसे लिख लेते हैं। 1526 में ये युद्ध होता है और इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और इब्राहिम लोदी एक ऐसा इकलौता दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जो लड़ाई करते हुए मैदान में ही मारा गया, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आगमन होता है दिल्ली में भारत में बाबर का आक्रमण होता है पानीपत के युद्ध से। और कहा जाता है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण जो भेजा था वो दौलत खां लोदी ने, और इब्राहिम लोदी जो मारा गया इसके चाचा आलम खां ने दिया। आलम खां कौन थे? इब्राहिम लोदी के चाचा थे, यानी सिकंदर लोदी का भाई। लोदी का भाई आलम खां, उसने बाबर को बुलाया। और इसके साथ साथ किसने? दौलत खां लोदी ने। दौलत खां लोदी पंजाब का शासक था उस समय पे। तो कहा जाता है कि इन्होंने निमंत्रण भेजा बाबर को कि आप आओ भारत में आक्रमण करो, इब्राहिम लोदी को हराओ, है ना, उनके बीच में लड़ाई करवाओ, ये सब चीज़ें।
तो यहाँ पर पे ख़त्म हो जाता है हमारा लोदी वंश। और अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। 1526 तक इब्राहिम लोदी ने शासन किया। पहला कौन था? बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी पहला, और अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर पे हमारा दिल्ली सल्तनत के सारे वंश यहाँ पर पे ख़त्म होते हैं। और इसके आगे अब हम देखेंगे कि सल्तनत काल की शासन व्यवस्था कैसे थी, उनका सैन्य विभाग, राजस्व विभाग, ये सब चीज़ें कैसे रही थी।